नमस्कार। द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी देश की असली संपत्ति और ताकत उसके किसान होते हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से उस देश का विकास होता है। बात उत्पादन की हो, कच्चे माल की या प्राकृतिक संपदा की देखरेख की, कोई भी क्षेत्र इनसे अछूता नहीं है। लेकिन इनके पीछे जो सहयोग होता है वो है सरकार का, विभाग का, जो इन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। बात करें द्वीप समूह की तो यहाँ कृषि विभाग द्वीपों के विकास का आधारभूत स्तंभ रहा है। तो क्या नवीनतम योजनाएं हैं, क्या प्राथमिकताएं दी गई और कैसे विस्तार किया जा रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, IAS, सचिव कृषि विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि विभाग की क्या उपलब्धियां रहीं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो यहाँ का भौगोलिक स्वरूप है उसमें नॉर्थ और मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इन तीनों में कृषि का प्रारूप अलग अलग तरह का है जी। दक्षिणी द्वीप समूह में जहाँ नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, वहीं उत्तरी अंडमान में सुपारी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसी के बीच में जो चावल हैं या कुछ जगह दलहन है या फ्रूट प्लांट्स हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। और अभी हाल ही में हम लोगों का जो नया स्कीम हम हाई वैल्यू में इनिशिएट कर रहे हैं वो है मसालों पे स्पेशल ध्यान दिया जाना। तो इस समग्र रूप से अगर देखा जाए तो एनुअल एक्शन प्लान हर साल हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तैयार करता है, जिसे भारत सरकार को भेजते हैं, उसका हम अप्रूवल लेते हैं और उससे विभिन्न तरह की स्कीम्स जो हमारे यहाँ चल रही है उन सबका असिस्टेंस लोगों तक पहुँचाया जाता है। उसमें हमारा PM किसान हो गया, हाई यील्ड प्रोग्राम हो गया, हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के तहत उनकी ट्रेनिंग हो गई, PM फसल बीमा योजना हो गई, PM मानधन स्कीम हो गई, तो या प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम्स हो गई। तो ये सभी स्कीम्स हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें जैसे सब्सिडाइज रूप पे किसी को गाड़ी प्रोवाइड करवाना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल किट प्रोवाइड करवाना है, प्रोजेक्ट बेस्ड जैसे मैकेनाइज्ड मोटर बाइक देनी है, या माइनर इरिगेशन में हमें जैसे कहीं पॉन्ड का रिनोवेशन या वो वेल बनवाने हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब के तहत हम जो करवाते हैं। तो ये सभी कामों का एक समग्र ब्यौरा हम उस डॉक्यूमेंट के तहत होता है और उसमें हम अपने टारगेट्स के अनुसार हम उसमें अचीव करते हैं। तो समग्र रूप से हम उसके ऊपर ध्यान देकर उसको कार्य करवाते हैं। जी, यानी कि द्वीपों में जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। जैसे दक्षिणी द्वीप समूह के लिए हमने अभी PM आशा प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके तहत वहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रयास था, 2014 से प्रोग्राम बंद था। उसके पश्चात अभी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड वाइस चेयरमैन आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसीज के मार्गदर्शन में और चीफ मुख्य सचिव महोदय के लगातार गाइडेंस में हमने इस काम को पूरा किया और अगस्त महीने में हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके तहत जो दक्षिणी द्वीप समूह से कोपरा है उसकी खरीद नफेड के द्वारा की जा रही है और वो 10 साल के गैप के बाद दोबारा इनिशिएट हुआ है। उसमें उनको मिनिमम समर्थन मूल्य जो है जितना पर क्विंटल मिलता था अभी आज के उससे दुगने के आसपास मिलेगा। और उसके लिए अभी हम एक नया जो है ड्रायर प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप ड्रायर हम डेवलप कर रहे हैं, जिसको यहाँ चौलदारी फार्म में लगाया जाएगा और उससे लोगों को पता लगेगा कि कैसे कोपरा बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह से हम एक नई कोकोनट ऑयल मिल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका भी चौलदारी में हमने सैंक्शनिंग ले लिया है। उसके अगर नए प्रोजेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्पाइसेस के लिए हम एक जो हाई वैल्यू वाला है उसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट हम उसके लिए बना रहे हैं, जिसमें स्पाइसेस को यहाँ कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे स्पाइसेस की मार्केटिंग की जाए, उसका विशेष प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिसको हम आने वाले समय में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम बहुत सारी हैं, जैसे कोकोनट के लिए और अरिका नट के लिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, जिसमें मैकेनाइज्ड मोटर बाइक होती है, वो हमने इस साल सेंक्शन किए हैं। और ट्रक और टिप्पो जो लोगों को सब्सिडाइज रेट पे देते, वो हमने इस बार सब्सिडाइज सेंक्शन किए हैं। PM किसान के तहत हमने लोगों को 2000 रुपये के हिसाब से जो 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं, उसमें हमने अपना टारगेट अचीव किया है। उसके अलावा फसल बीमा योजना में हमने एजेंसी जो है वो फाइनलाइज कर दी है। उसमें वो फसल बीमा योजना में किसान को स्वयं उसमें रजिस्टर करना होता है, डिमांड बेस्ड स्कीम है। तो हम मोटिवेट उनको अधिक से अधिक आत्मा के तहत कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाभ का फ़ायदा उठाएं, स्कीम का फ़ायदा उठाएं। तो सभी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और इसके तहत हम अपने काम करें। इसी में माइनर इरिगेशन में आपको बताना चाहूँगा, कई सारे पौंड जो कि अमृत सरोवर योजना थी, उसके तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी वो पौंड रिजनोवेट करवाए हैं, जबकि अमृत सरोवर योजना एक राष्ट्रीय स्तर का अलग प्रोजेक्ट है, जिसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और DC ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी क्रम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने पॉन्ड्स का रिजनोवेशन करवाया, वाटर बॉडी का रिजनोवेशन करवाया। तो हम
स्पेसिफिक रूप से लगे हुए हैं। वाटिका जैसे हमारा एक कमर्शियल आउटलेट है जहाँ से जो भी चीज़ें आती है उसको हम मार्केटिंग उसकी करते हैं। तो सब उपलब्धियाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, जो उसमें अभी हम टिश्यू कल्चर लैब जो है उसको हम फंक्शनल करने जा रहे हैं, कमीशन करने जा रहे हैं। उसके पश्चात लोगों को जो है सेपलिंग्स वगैरह बड़ी आसानी से मिलने लग जाएगी। मशरूम फार्मिंग पे हमारा फोकस है। तो नई चीज़ें हैं जो हमने अभी फ़िलहाल में करी हैं, और ये सब अंडमान निकोबार प्रशासन के माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में हमने किया है। तो जैसे भी आपने उच्च मूल्य कृषि की बात करी, तो जो उच्च मूल्य की कृषि वाली जो उपज है उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? हमारा स्पेशल फोकस इस बार 2 चीज़ों पर है। एक तो है हमारा कोपरा, जिसमें कैश क्रॉप के रूप में लोगों को सीधा पैसा मिलेगा, और उसका एमएसपी उसका जो है वर्तमान मूल्य में जो मार्केट में बेचते थे उससे दुगने 108 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से उन्हें वो प्रति केजी के भाव से उनको पैसा मिलेगा। पहले वो 35 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो लोग बेच रहे थे। तो वो एक बड़ा डिफरेंस उनको है, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा। दूसरा जो स्कीम है स्पाइसेस के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसमें हमने स्पाइसेस बोर्ड से बात की है, कैरी से बात की है, और हमने एरिया आइडेंटिफिकेशन हमने शुरू कर दिया है, जहाँ जो स्पाइसेस जिस क्षेत्र में लग सकती है, जैसे नॉर्थ एंड मिडिल में क्या लगेगा, निकोबार द्वीप समूह में क्या लगेगा, जैसे कहीं जगह तेज पत्ता अच्छा लगता है, कहीं जगह काली मिर्च अच्छी लगती है, किसी जगह सिनेमन का प्रोडक्शन अच्छा है, तो एरिया स्पेसिफिक अप्रोच के साथ हम टारगेट करेंगे और उसके तहत हम इसको बढ़ावा देंगे, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे भी आपने नारियल की खेती की बात की, तो अगर यहाँ देखा जाए जो ट्राइबल जो एरियाज़ हैं, आदिवासी जो बेल्ट हैं, उनमें नारियल की पैदावार काफ़ी होती है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कोई अलग से योजना बनाई गई है? नारियल के लिए तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की कई सारी स्कीम्स हैं, और नारियल यहाँ नेचुरली उगता है, नारियल का प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छा है। नारियल की मार्केटिंग और उनका उचित मूल्य वो यहाँ का मुख्य चैलेंज है। उसके तहत ही हमने पीएम आशा में एक समग्र रूप से हमने इस कार्यक्रम को चलाया है, जिसमें उनका एमएसपी बढ़ के 108 रुपये प्रति केजी हो है। उसके अलावा उनके लिए रेगुलर शिप की व्यवस्था की है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट होकर पोर्ट ब्लेयर लाया जा सके और यहाँ से उसे मेनलैंड भेजा जा सके। उसके लिए हमने नफेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, उन्होंने अपने सर्वेयर यहाँ डिप्यूट किए हैं, उनका अपना एक वेयर हाउस है, तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड चेन जो है सप्लाई चेन वो हमने उसके लिए क्रिएट किया। ग्रामीण ज्ञान केंद्र, रूरल नॉलेज सेंटर, ये क्या है और इनकी गतिविधियों के बारे में जानना चाहिए? रूरल नॉलेज सेंटर हमने हर एग्रीकल्चर सब डिवीजन पे एक बनाया हुआ है हमारा। तो वो जो टेलीफोन व्यवस्था है उसमें जब वो कॉल करते हैं तो उसमें उनको हमारी स्कीम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो हम एक तो उनको वो अवेलेबल कराते हैं। दूसरा, अगर उन्हें अपनी सॉइल टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए हम वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तीसरी बात, अगर मान लीजिए कोई पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड कोई बात है, कोई नवाचार है, कोई सैपलिंग चाहिए, किसी भी तरह का उनको मदद चाहिए, तो वो हम वहाँ से हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल और सभी सर्टिफिकेट। ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कृषक भाइयों के साथ आती रहती हैं, जिसके लिए सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये क्या है और कृषक भाइयों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो हम यहाँ पर 2008-9 से हम एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत चला रहे हैं। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान का हमारा एक हिस्सा होता है, जो परमानेंट हमारा प्लान है उसका एक हिस्सा होता है। इसके तहत हम कई सारे प्रोजेक्ट तो कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड डिमांड बेस्ड स्कीम्स के तहत हम उसको सैंक्शन किए जो इस साल सैंक्शन हुए हैं, जिसमें आपका हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन हो गया, उसके अंदर सप्लाई ऑफ मोटराइज्ड अरिकानट बाइक और कोकोनट ट्री क्लाइंबर। इसका मतलब ये है कि जब उनको सुपारी जैसे पक जाता है या कोकोनट जब पक जाता है, उन्हें अगर उसको हार्वेस्ट करना है तो मैनुअली ट्री पर चढ़ने का जरूरत नहीं है, क्लाइंबर का जरूरत नहीं है। इट्स ए मोटराइज्ड बाइक और ट्री क्लाइंबर, सो दे कैन हैव लाइक वो एक डिवाइस टाइप होगा, जैसे आपने देखा होगा कि लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए सीधा पुलिस से मैकेनाइज होता है, तो इसी तरह वो दे कैन गो देयर एंड दे कैन डू। तो उससे एक तो उसका क्या होगा कि प्रोडक्शन एक दिन में, जैसे मान लीजिए वो मैकेनिकली अगर मान लीजिए 2 ही पेड़ कर पाता है तो उसके एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उसको इससे क्या होगा कि सुपारी डैमेज नहीं होगी या नारियल डैमेज नहीं होगा, तो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए हमने, आप देखिए VCO यूनिट हमने चित्रकूट रंगत में सेंक्शन करवाया है। उसके अलावा आप देखिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिपी घाट में हमने रूफिंग शीट्स को लगवाया है। उसके अलावा जो कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो मैं बता दूं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मैंने पोस्ट हार्वेस्टिंग के तहत सोलर ड्रायर का इंतजाम हमने करवाया है। तो ये एक डायनेमिक स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
जो हमारे एनुअल एग्रीकल्चर प्लान का हिस्सा होती है, हमको सतत रूप से 2008-9 से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि लोगों का जो रुझान है वो बागवानी के क्षेत्रों में काफ़ी हो चुका है, और अगर देखा जाए तो ख़ास बात ये रही कि जो वर्तमान समय में है किसान भाई इससे काफ़ी आय अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये स्कीम यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ बागवानी पे थोड़ा कम जोर है लोगों का, और उसकी वजह से कई सारे प्रोडक्ट यहाँ मेनलैंड से भी इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। ये बागवानी मिशन को ऑप्ट करने के लिए, जो कि वैसे तो 2006-07 से भारत सरकार ने चलाया हुआ है, पर इसको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने के लिए हमारा एक तो एक्सटेंशन एक्टिविटी के तहत अवेयरनेस एक्टिविटी पर हमारा पूरा ध्यान है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का एक समस्या ये हो रहा है कि यहाँ 9 महीने के आसपास बारिश का सीजन रहता है, और जो ज़्यादातर लैंड है वो कैश क्रॉप से कवर्ड है, चाहे आप सुपारी ले लें, चाहे वो जो थोड़ा बहुत ज़मीन यहाँ बचता है उसका ज़्यादातर पोर्शन राइस कल्टीवेशन में लोग यूज़ करते हैं। तो बागवानी के लिए एक ऑर्गेनाइज लैंड का अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है। तो फिर भी लोगों को हमने प्लांटेशन जैसे फ्रूट प्लांट्स वगैरह के लिए या फ्लोरिकल्चर के लिए प्रमोट किया है। तो उसमें अभी जब टिश्यू कल्चर लैब हमारे यहाँ बन जाएगा तो अभी हम तो उसके बाद में हमारी सैपलिंग्स की क्वालिटी और सैपलिंग्स का नंबर हम बढ़ा देंगे, ताकि उनको हम ज़्यादा फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन को हम बढ़ावा दे सकें। फ़िलहाल जो हमारी नर्सरीज़ हैं उसके तहत जितनी भी सैपलिंग्स हम बनाते हैं वो हम सब डिपो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के लिए। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम इसको अधिक से अधिक कवरेज लोगों तक पहुंचा सकें और अधिक से अधिक फाइनेंशियल बेनिफिट लोगों को दे सकें। वैसे 2022-23 में करीब 38 लाख रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट हमने इस स्कीम के तहत लोगों को दिया है। अब आते हैं जैविक खेती पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी सजग है और काफ़ी प्रयास इसमें कर रहा है, क्योंकि सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वहाँ पर फर्टिलाइज़र कम्प्लीटली बैन है और उसके लिए हमें लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है। उसका रिन्यूअल हमें करवाना है, जो कि रीजनल काउंसिल उसके द्वारा होता है, सेंटर्स के द्वारा होता है, जो कि जल्दी ही मतलब ईयरली रिनोवेशन वो लोग उसका करते हैं। और वहाँ पर फर्टिलाइज़र का किसी भी रूप में सेल और परचेस बैन है। तो वो एरिया हमारा कंप्लीट ऑर्गेनाइज फार्मिंग के तहत है, जिसका हमारे पास सर्टिफिकेशन है। बाकी जगहों पर हमने फर्टिलाइज़र का परचेज अभी बंद किया हुआ है। 2019-20 के आसपास जो हमें वन टाइम परचेस का अप्रूवल मिला था, उसी के तहत हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हमने फर्टिलाइज़र खरीदा है उसको हमने कंट्रोल्ड क्वालिटी में ही, कंट्रोल्ड मैनर में ही, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही लोगों को रिलीज़ किया है। और हम फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, फर्टिलाइज़र का प्रयोग बंद करें, उसके क्या नुकसान है क्या नहीं है। पेस्टिसाइड हमारे यहाँ सेल हमारे यहाँ बैन है, बल्कि बायो पेस्टिसाइड और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग हमने यहाँ बढ़वाया हुआ है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। बायो मैन्योर का हमने प्रयोग बढ़वाया हुआ है। हमारे हर जो डिपो है उसमें, या हमारे जो हर जैसे सीपी घाट गार्डन है, इसी तरह हमारे पास टोटल 31 सेंटर्स हैं, फार्म्स हैं, तो वहाँ पर हमने बायो मैन्योर के लिए लोगों को प्रेरित किया हुआ है। और हर पंचायत के अंदर ये हमने कहा है कि हर व्यक्ति अपने यहाँ पे खेत के आसपास एक गड्ढा बनाए, उसमें बायो मैन्योरिंग का प्रोसेस करे और उसी खाद को अपनी खेत के अंदर इसका इस्तेमाल करें। तो हमारा फोकस ये है कि हम ग्रेजुअली रूप से धीरे धीरे कंप्लीट रूप से और अंडमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच हो जाएं, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसको हासिल करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि पेस्टिसाइड्स की बात आपने करी, तो अब कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जहां जो फसल किसान भाइयों के जो कीट आके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे में जैव नियंत्रण प्रयोगशाला लगाई गई है, तो उसकी क्या भूमिका है और ये कैसे कार्य करता है? देखिए, इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी समझने की बात है। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो मेनलैंड की तरह नहीं है, ये समुद्र के बीच में है, इंडियन ओशन के बीच में। तो यहाँ प्रकोप जो पेस्टिसाइड का है उसकी होने की संभावना मेनलैंड की संभावना की तुलना में कम रहेगी, क्योंकि पेस्ट का किसी भी जगह से आने के लिए लैंड कनेक्टिविटी होने पर संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड के लिए हम जैव प्रयोगशाला में थ्रेड्स हम बनाते हैं और उस यूनिट्स को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हम लगातार दे रहे हैं। और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, उनका मार्केट में अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ाई हुई है, जिसका कि हम हर साल उसका अप्रूवल देते हैं, मेनलैंड से परचेज करके लाया जाता है और यहाँ दिया जाता है। और इसी जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो हमारा एक्सटेंसिव जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो जाके उसको देखता है
और ये प्रमोट करवाता है कि किस तरह उसको बायो फर्टिलाइज़र के द्वारा उसको रोका जा सके। और ये जो सेंटर है हमारा, ये इसमें इसका मुख्य रोल है कि बायो पेस्टिसाइड्स का निर्माण करना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। तो ये उसके लिए प्रतिबद्ध है और लगातार काम करना। किसी भी फसल को उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में जो सॉइल टेस्टिंग है, मृदा परीक्षण, ये कैसे किया जाता है और किसान भाइयों को इस ओर आप कैसे सहायता करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं? इसमें सॉइल टेस्टिंग की जो हमारी लेबोरेटरी है, अभी अंडमान में एक लेबोरेटरी हम यहाँ पोर्ट ब्लेयर में है हमारे पास, और उसके मैंडेट के तहत हर 3 साल में एक जो है सैंपल लिया जाता है पर्टिकुलर किसी फील्ड से। वो एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत कार्ड लोगों के बनाए हुए हैं और उसको ये लोग कर रहे हैं और रेगुलर रूप से उसकी टेस्टिंग चलती है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सॉइल लेबोरेटरी हमने और सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है जो इस एक्शन प्लान में है। तो हम नॉर्थ एंड मिडिल में रंगत में एक सॉइल लेबोरेटरी हम और लगाने जा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास 2 हो जाएगी। हमारा जो उद्देश्य है इसमें या हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर फार्मर का हम सॉइल टेस्टिंग जो नियमित रूप से होना है, जो प्रेस्क्राइब टाइम लाइन में होना है, वो हम करें और उसका हम डेटा मेंटेन करें, ताकि जिस तरह की हमें उसमें आगे अप्रोच की ज़रूरत है, पॉलिसी की ज़रूरत है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि जब एक सॉइल लेबोरेटरी हमारे यहाँ और हो जाएंगी तो उसके बाद में नॉर्थ मिडिल के लोगों का इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे भी आपने बहुत सारी चर्चा की योजनाओं के बारे में, तो डिपो में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो क्रियान्वित हो रही हैं कृषक भाइयों के लिए? डिपो में देखिए, मैंने आपको बताया कि फसल बीमा योजना वो क्रियान्वित है, किसान मानधन योजना क्रियान्वित है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अवेलेबल है, किसान मंत्री PM आशा को हमने अभी मैंने आपको बताया, हॉर्टिकल्चर मिशन हम चला रहे हैं और हाई वैल्यू वाली क्रॉप्स उस पर हमारा फोकस है। तो एन नंबर ऑफ, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम मैंने अभी आपको बताई PM किसान के अंदर, उसके तहत भी हम इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो इसमें हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। और इसका आत्मा स्कीम्स के तहत जैसे हमने एक्सटेंशन एक्टिविटी में लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में अवेयर करने का, इसी एक्टिविटी का प्रयास हम करते हैं। तो ये सभी स्कीम्स हैं जिनको हम मुख्य रूप से चलाते हैं, जिससे लोगों का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और उन तक हमारा अप्रोच। तो किसानों की जो बहुत सारी सहायता है वो इसी प्रकार हो जाती है, जैसे योजनाएं हैं, मिशन की शुरुआत होती है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो जो आर्थिक सहायता जो दी जाती है लोन के माध्यम या सब्सिडी के माध्यम से, KCC जो स्कीम है जिसका ये आप लोन की बात करें, तो इसमें एक तो आपका हो गया कि जैसे ये PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक तो वो दिया जाता है, एक KCC हो गया। और जैसे मार्केटिंग के अंदर मैंने आपसे कहा कि MSP के ऊपर हम कोपरा खरीद रहे हैं, तो तीनों लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाता है उसका पार्ट है। KCC में क्या, जो बैंक है उनका ये जिम्मेदारी होता है कि वो अधिक से अधिक KCC कार्ड बनवाएं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए लोगों को मोटिवेट करता है और उनको उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट एफर्ट करता है। तो KCC का भी अच्छा इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। और KCC क्या है कि एक डायनेमिक चीज़ होता है कि जब डिमांड बेस्ड होता है कि जैसे किसी का कार्ड बना दिया, अब उसे लोन लेना है नहीं लेना है, चाहिए नहीं चाहिए, तो ये एक्चुअली उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार किसान को लोन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अंडमान में कैश क्रॉप बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी अच्छी है। मैं कहना चाहूँगा, मैंने देखा है कि सुपारी की खेती, नारियल की खेती की वजह से लोगों का फाइनेंशियल जो किसानों का स्थिति है वो थोड़ा बेहतर है। तो कार्ड हमने सबके बनाए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होता है किसान उस रूप से उस कार्ड का बेनिफिट उठाते हैं और ये हम सफल रूप से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। जैसे भी अभी आपने बताया कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, वो किसानों के लिए भी और कहीं ना कहीं किसानों को बताने के लिए अधिकारियों के लिए भी। तो किसान भाइयों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए क्या क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? डिपार्टमेंट में तो हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर रूप से करवाते हैं। और किसानों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो आत्मा स्कीम है, आत्मा स्कीम के तहत हम ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। ये हमारे सभी फील्ड फार्म्स पे होता है, जिसमें फार्म स्कूल भी हम लगाते हैं और फार्म डेमोस्ट्रेशन भी हम करते हैं। इस बार भी लगभग हम जो है हमने इस मतलब ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जो हर वर्ष हम लोग करते हैं। तो इससे किसानों को जैसे या तो फील्ड पे जाकर हम डेमोस्ट्रेट करते हैं कि आपको कब प्लांट करना चाहिए, कैसा एग्रीकल्चर आपको करना चाहिए, या क्या स्कीम है जिसका आप और बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हमने इसके लिए टारगेटेड अप्रोच भी बनाई है कि जब भी हमारा किसी भी तरह का ट्रेनिंग होगा तो उसमें हम बाकी डिपार्टमेंटों की स्कीम भी कैसे उन तक पहुंचा सकें। जैसे एग्रीकल्चर में आत्मा स्कीम का हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये भी बता सकें कि फिशरी में क्या बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। तो एक समन्वय के तहत हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इसमें अधिक से अधिक लोगों को हम इसमें ट्रेन करेंगे।
आपने बीच में कहा था वाटिका कृषि स्टोर, तो इसमें जो है जो कृषि उत्पादन की बिक्री के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं? ये हमारा एक वाटिका जो है हमारा एक सेंटर है जहाँ पर हम किसानों के जो स्पाइसेस वगैरह है या कोकोनट ऑयल है उसको हम वहाँ रखवाते हैं और उसके लिए वो एक फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट से अवेलेबल करवाई हुई है और इसकी अवेयरनेस एक्टिविटी भी हमने की हुई है। सभी प्रधानों को और सभी PRI मेंबर्स को इसकी जानकारी है और जो भी मसाले के उत्पादक किसान हैं वो यहाँ पर उसको भिजवाते हैं, हम रेगुलर रूप से उसकी सेल यहाँ पर करते हैं। बाहरी द्वीपों की अगर बात करें तो बाहरी द्वीपों में लोगों को जागरूक करने के लिए या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या किसी चीज़ की रख रखाव के लिए या योजना संबंधित जानकारी देने के लिए किस प्रकार बाधाएं आप फेस करते हैं? मुख्य रूप से सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड में ही ये एक समस्या रहती है जहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। जैसे कचाल या कमोटा टेरेसा में कई बार इंटरनेट एक्टिविटी का हमको समस्या आता है या ट्रेनर्स अगर हमें भेजने हैं तो वहाँ इंस्टीट्यूट ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन, दूरी और इंटरनेट, बाकी हम डिपार्टमेंट्स को लगातार इसको देखता रहता है। हमारे जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ से डिप्यूटेड है वो रेगुलरली फील्ड डेमोस्ट्रेशन वगैरह करते हैं और जब जब ज़रूरत होता है तो यहाँ से भी हमारे स्टाफ आ जाकर उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। मार्केटिंग की बात अगर करते हैं तो विपणन में सहायता किस प्रकार किया जाता है यहाँ के किसान भाइयों के लिए भी और अगर इसे यहाँ से मुख्य भूमि भेजना है तो भी? नहीं, मार्केटिंग में मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ा जो हेल्प हमने एक्सटेंड किया है वो PM आशा में किया है कोपरा के लिए। नफेड से टाइप करा के हम डोर स्टेप पे जो RCS है उसके थ्रू हम कोपरा को प्रोक्योर करते हैं और यहाँ पर हम पोर्ट ब्लेयर लेके आते हैं जहाँ उसकी टेस्टिंग होती है, फिर नफेड उसको वहाँ से मेनलैंड ले जाता है। उसके लिए रेगुलर शिप और ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने अवेलेबल करा रखे हैं और उसका MSP का दाम हम उसको अधिक रूप से देते हैं। उसके अलावा अभी ई-नामा के तहत जो मार्केटिंग मंडीज़ हैं उनका बनने का प्रस्ताव हमने उसमें दिया हुआ है, जिसमें आटम पहाड़ और दिगलीपुर में एक मंडी जो है वो बनाने का प्रस्ताव है। उसके अलावा वाटिका हमारा सेंटर है। इसके अलावा विलेज हार्ट्स जो हैं मार्केट्स हैं उनमें भी जब जब ज़रूरत होती है तो हमारे वहाँ पे उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो जो भी हम लोगों के यहाँ पे हेल्प हम एक्सटेंड कर सकते हैं हम लगातार रूप से कर रहे हैं। जैसे कृषक भाइयों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं विभाग से, वैसे ही आपकी जो अपेक्षाएं हैं किसान भाइयों से क्या हैं? किसान भाइयों से हमारी ये अपेक्षा है कि एक तो अधिक से अधिक मात्रा में स्कीम्स का लाभ उठाएं और नवाचार को बढ़ावा दें। जैसे FPO का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है वो हम नाबार्ड के साथ मिलकर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। FPO में जो फार्मर्स हैं उनको एक समूह बनाना है और वो समूह फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तो हमारा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए आगे आएँ, नवाचार को बढ़ावा दें। स्पाइसेस पे हमारा विशेष जोर है, तो उसके लिए जो लीडरशिप के रूप में कुछ फार्मर्स आए जो एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, हाँ इसको यहाँ किया जा सकता है, इसका अच्छा प्रोडक्शन है। तो हमारी उनसे यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में आगे आके और इस चीज़ को बढ़ावा देने का यहाँ प्रयास करें। एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगी कि जैविक कृषि की जो बात हो रही है तो जैविक कृषि का भविष्य कैसा रहेगा? जैविक कृषि का भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि आज के जो समय है उसमें हर व्यक्ति की चाहत है कि उसे ऑर्गेनिक फूड मिले या जैविक फूड मिले, ताकि उसे किसी भी तरह का नुकसान अगर किसी चीज़ से है, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर, किसी केमिकल से कोई नुकसान है तो वो ना हो, लेकिन उसकी उपलब्धता बहुत कम है। हमारा ये फोकस है और जैसा मैंने आपको बताया भी सही कि जैविक कृषि पर हमारा जोर रहेगा और हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम जल्दी ही जो बची हुई स्टेप्स इसके लिए उसको भी कंप्लीट करेंगे, तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जैविक कृषि का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसका डिमांड बहुत है और इसकी प्राइस भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को इस पर आगे बढ़ चढ़ के इसकी तरफ बढ़ावा देना चाहिए और जहाँ तक हो मतलब कोशिश ये करनी चाहिए, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हमें बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हों। तो मैं इसके बारे में काफ़ी सकारात्मक हूँ, मुझे लगता है इसका अच्छा भविष्य। तो द्वीपों के किसानों को क्या करना चाहिए? मैंने आपसे कहा कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 31 फार्म्स हैं जहाँ पर हम फार्म डेमोस्ट्रेशन करते हैं, लगाते हैं, बायो माइनिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र के बढ़ावे की बात करते हैं, बायोफ्यूल। तो एक बार हमारे लोगों से इंटरेक्ट करें और जैसे मैंने कहा कि प्रधान हमारे सब डिपो के साथ जो है लगातार टच में रहते हैं, तो मानसिक रूप से और मन बना करके कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है, तो एक प्रतिबद्ध हों खुद
और पेस्टिसाइड को छोड़ करके जो कि वैसे भी यहाँ बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कंट्रोल अमाउंट में अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल ही नहीं है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हमें बायो फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है। तो उसको मन बना करके उसकी तरफ बढ़ें। अपने खेत में खुद एक बायो मैन्योर का छोटा सा गड्ढा बनाएं, जहाँ पे अपनी फसल का कटा पटा जो पार्ट होता है उसको डालें, बायो माइनरिंग करवाएं, उसको खेत में छोड़ें और वर्मी कंपोस्ट को डालें, बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करें और इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात समझने की ये भी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि लीव्स या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमस फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, तो ये बड़े सकारात्मक चीज़ें हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसके लिए प्रतिबद्ध होकर सब मिलजुल के इसमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मिलजुल के प्रयास करने से ही ये कार्य सिद्ध होगा। जी, तो भविष्य की योजनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि हम लगातार प्रयासरत हैं। स्पाइसेस और कोपरा और जैविक खेती और टिश्यू कल्चर ये और सॉइल टेस्टिंग लैब ये हमारी अभी प्रायोरिटीज़ हैं और इनको हम प्रतिबद्ध रूप से उस पर लगे हुए हैं। नवाचार हमेशा हमारे विभाग के लिए का एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा, जिसको हम बढ़ावा देंगे। और अब चलते चलते किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कृषि विभाग जो है आपकी सेवा के लिए तत्पर है और आपके लिए है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो आप हमसे संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि विभाग में कोई आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं कहीं किसी से समस्या आ रही है, आपका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सीधा हमें अप्रोच करें और हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो सत्येंद्र जी, आप कार्यक्रम में आए और कृषि विभाग की विकासात्मक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, कृषि विभाग की उन्नति से ऐसे ही किसान भाई आगे बढ़ते रहेंगे और द्वीपों का विकास होगा। द्वीप विकास और प्रशासन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक और विभाग और उसकी भावी योजनाओं पर चर्चा होगी। नमस्कार।